जय हिंद फ्रेंड्स, फिर से आ चुके हैं आपके सामने एक और बेहतरीन सा वीडियो लेकर के। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं पॉलिटी के बारे में। पॉलिटी में बहुत लोगों को ये डाउट रहता है हमेशा से कि डीपीएसपी के बारे में पढ़ा जाए, डीपीएसपी के बारे में पढ़ा जाए, और इससे क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे खासे आते हैं जो कि आर्टिकल 36 से 51 तक आपको पढ़ना है। और इनसे एक दो क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में, जितने भी वनडे एग्जाम है उसमें आपको देखने को मिल ही जाता है। तो फिलहाल आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज उसी डीपीएसपी के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन डीपीएसपी में बहुत सारे कैटेगरी हैं जिसमें से आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो किसी एक स्पेसिफिक कैटेगरी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, पेज को जरूर फॉलो कर लें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होने जा रहा है वो है डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, है ना। तो जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, आप लोग को पता ही होना चाहिए कि आर्टिकल 36 से 51 तक के बारे में इसमें लिखा गया है और इसको हमको पढ़ना है। तो पहला जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 36। आर्टिकल 36 क्या कहता है कि राज्य की परिभाषा वही होगी जो आर्टिकल 12 में वर्णित है। तो आर्टिकल 12 में आप लोग देखेंगे तो राज्य का परिभाषा वहाँ लिखा गया है। सेम चीज़ यहाँ भी कहा गया है कि आर्टिकल 36 में कि राज्य की परिभाषा वही जो आर्टिकल 12 में वर्णित है। मतलब आर्टिकल 36 में जनरली हमको राज्य की बस परिभाषा देखना है और कुछ नहीं देखना है। आगे चलते हैं आर्टिकल 37 की तरफ। आर्टिकल 37 कहता है कि डीपीएसपी कहें तो वही राज्य के नीति निर्देशक तत्व। फुल फॉर्म पहले आप लोग देख लीजिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। कहने का सीधा मतलब है कि जितने भी प्रिंसिपल्स, जितने भी लॉ, जितने भी ये कानून है इस आर्टिकल्स के तहत वर्णित है, वो सब किस पे निर्भर कर रहा है? स्टेट के ऊपर कि स्टेट उस पॉलिसी को अपनाएगा या नहीं अपनाएगा। इसलिए यहाँ आर्टिकल 37 में पहले ही कह दिया गया है कि डीपीएसपी वाद विवाद योग्य नहीं होंगे। वाद योग्य नहीं कहने का मतलब अगर कोई भी राज्य इन सारे आर्टिकल्स में से जो भी सुविधाएं लोगों को मिलनी चाहिए, अगर वो अपने राज्य में इन सारे आर्टिकल्स के तहत लागू नहीं करवाते हैं तो आप इस चीज़ को लेकर के कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए राज्य के ऊपर कोई सा भी ऐसा पेंशन वेंशन का है, जैसे कि मान लीजिए कोई राज्य वृद्धा पेंशन दे रहा है, कोई राज्य विधवा पेंशन दे रहा है अपनी तरफ से, उसमें अगर वो देना बंद कर दे तो आप इसको लेकर के कोर्ट में केस नहीं कर सकते हैं। डीपीएसपी का कहने का यही सीधा सीधा मतलब। आगे चलते हैं, अगला जो है टॉपिक हम क्या देख रहे हैं, डीपीएसपी का वर्गीकरण। तो डीपीएसपी को मैंने ऐसे क्लासिफाइड करके पढ़ाया है। इसको बेसिकली बांटा गया है 5 भागों में। पहला तो है सामाजिक आर्थिक, दूसरा है गांधीवादी, तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कुछ आर्टिकल्स हम लोग देखेंगे, और फिर चौथा है बौद्धिक नैतिक, और लास्ट जो हमारा बचेगा विविध। इन सारे आर्टिकल्स में देख लीजिए, सामाजिक आर्थिक, गांधीवादी, अंतर्राष्ट्रीय, बौद्धिक नैतिक और विविध में जो हमारा आज का जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है सामाजिक आर्थिक। क्योंकि ऑब्वियसली एक ही वीडियो में सारे आर्टिकल्स कवर करना पॉसिबल नहीं है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और फिर आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा रहा वीडियो में तो आगे हम लोग कंटिन्यू इसको फर्दर आगे करते रहेंगे। तो जो हमारा आज का पहला टॉपिक होने जा रहा है वो है सामाजिक और आर्थिक। सामाजिक आर्थिक में जो आर्टिकल्स हमें पढ़ने हैं उस आर्टिकल के बारे में बात की जाए तो सामाजिक आर्थिक न्याय का सिद्धांत में हम लोग देखेंगे आर्टिकल 38 से शुरू करेंगे और आर्टिकल 46 तक जाएंगे। इसमें आपको वही आर्टिकल्स मैंने कवर करवाए हैं कि जो कि आप में इस सामाजिक आर्थिक के न्याय सिद्धांत के अंतर्गत जो आर्टिकल्स आ रहे हैं वही आर्टिकल्स मैंने करवाए हैं जो कि जरूरी के हिसाब से। अब ऐसा नहीं है कि मैं अगर 38 से स्टार्ट कर रहा हूँ, आर्टिकल 38 से स्टार्ट कर रहा हूँ तो पूरा कंटिन्यू ऐसे ही चलूँगा। मेरे पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग है। इसमें हम जो आर्टिकल्स का जरूरत जहाँ दिखेगा वहीं हम लोग करेंगे, है ना। तो आर्टिकल 38 पहले देखते हैं। ये कहता है कि लोक कल्याणकारी राज्य की उद्घोषणा। मतलब लोक कल्याणकारी राज्य की उद्घोषणा मतलब कोई भी राज्य अपने लोक के लिए, अपने लोगों के लिए, कल्याण के लिए ही काम करेगा, है ना। तो इसमें यही कहा गया है कि लोक कल्याणकारी राज्य की उद्घोषणा मतलब कोई भी राज्य अपने लोगों के लिए काम करेगा, लोगों के कल्याण के लिए काम करेगा। आगे चलते हैं, अगला आर्टिकल है आर्टिकल 39 क्लॉज ए और आर्टिकल 39 क्लॉज डी। आर्टिकल 39 क्लॉज ए क्या कहता है कि राज्य स्त्री एवं पुरुष दोनों को जीविका के समान अवसर उपलब्ध करवाएगा। मतलब राज्य स्त्री और पुरुष दोनों को जॉब के लिए, मतलब जीवन जीने के लिए एक समान जीविका का ऑप्शन उपलब्ध करवाएगा जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों समान रूप से अपने जीवन का पालन पोषण कर सके। क्लियर है। आगे देखते हैं, आर्टिकल 39 डी कहता है कि समान कार्य के लिए समान वेतन। जितने भी, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, जो भी हो, ट्रांसजेंडर हो, कोई भी हो, सब के लिए समान काम के लिए समान वेतन। अगर एक काम में मान लीजिए कोई टीचिंग प्रोफेशन है, कोई स्कूल में अगर कोई प्राइवेट स्कूल किसी टीचर को हायर कर रहे हैं तो जितना वेतन महिलाओं को मिलेगा
या जितना वेतन पुरुषों को मिलेगा उतना ही वेतन महिला को मिलेगा, और जितना महिला को मिलेगा उतना ही पुरुषों को मिलेगा। दोनों को समान वेतन देना है, ठीक है, मतलब समान काम के लिए समान वेतन, चाहे किसी भी प्रोफेशन में हो। ये कहता है आर्टिकल 39 का डी। क्लियर है? आगे चलें। अगला जो आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C। अब आप लोग देखे होंगे हमने आर्टिकल 39 क्लोज ए और 39 क्लोज डी को एक साथ इसलिए पढ़वाया क्योंकि यहाँ पे दोनों को समान काम की बात की गई थी और समान वेतन की भी बात की गई थी, इसलिए मैंने दोनों को एक साथ में कवर करवा दिया। आगे चलें तो 39 का बी और 39 का सी क्या कहता है। आर्टिकल 39B के बारे में बात करें तो आर्टिकल 39B कहता है कि राज्य उत्पादन के साधन अथवा भौतिक संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण करेगा। मतलब राज्य में जितने भी लोग वहाँ रह रहे हैं, जितने भी प्रशासनिक व्यवस्थाएं वहाँ हैं, तो वहाँ उस किसी राज्य में अगर कोई भौतिक साधन उत्पन्न हो रहा है, वहाँ भौतिक संसाधन है, तो वहाँ समान न्यायपूर्ण वितरण करेगा, सबको समान दिया जाएगा। समझ रहे हैं? जितने भी प्रशासनिक व्यवस्थाएं चल रही हैं सब, माफ़ कीजिएगा बीच में स्टोरेज फुल हो जाने के कारण हमें थोड़ा सा कट लगाना पड़ा। चलिए इस स्लाइड को फिर से देखते हैं। आर्टिकल 39 क्लोज बी कहता है कि राज्य उत्पादन के साधन अथवा भौतिक संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण करेगा। मतलब आर्टिकल 39 क्लोज बी के तहत कहा जा रहा है कि अगर भौतिक संसाधन का उपयोग करने की बात आएगी या अगर किसी प्रकार के उत्पादन के साधन की उपयोग करने की बात आएगी, उत्पादन के साधन कहने का मतलब जितने भी भूमि हो गया है ना, प्रोडक्शन फैक्ट्रीज वगैरह हैं, कहीं भी उत्पादन का साधन कहने का मतलब भूमि है, संसाधन वगैरह है, भौतिक संसाधन है, ये सारी चीज़ें हैं, तो सबका समान और न्यायपूर्ण वितरण किया जाएगा। ऐसा नहीं है किसी एरिया को ज़्यादा दे दिया जाए और किसी एरिया को दिया ही नहीं जाए। ये हो गया। आर्टिकल 39 क्लोज सी में क्या कहता है कि पूंजी संकेंद्रण न हो सके, इस पर विशेष बल देना है। कभी कभी आप देखते होइएगा कि मार्केट में कोई नोटें खत्म हो जाता है ना, मान लीजिए कभी कभी ऐसा बीच में ट्रेंड चला कि 2000 का नोटें दिखना बंद हो गया, तो वैसी स्थिति में मान लीजिए कि कोई पूंजी का संकेंद्रीकरण ना कर सके, तो पूंजी का संकेंद्रीकरण सिर्फ पैसों के मामले में नहीं की जा रही। पूंजी का संकेंद्रीकरण कहने का मतलब है कैपिटल आप एक वर्ड है जो कि आप इकोनॉमिक्स में आपको मैं कवर करवाऊंगा, उसमें बताऊंगा कैपिटल का मतलब क्या है। कैपिटल कहने का मतलब पूंजी। जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन्वेस्टमेंट उसमें सिर्फ आपका पैसा थोड़ी होता है, आपका श्रम भी लगा हुआ है, आपका लेबर भी लगा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हैं, आपका टाइम भी लगा हुआ है। तो उसमें वैसी परिस्थिति में आप क्या हो रहा है कि आप अगर बिजनेस स्टार्ट किए और बिजनेस आपका ग्रो अप कर गया, अब बिजनेस ग्रो अप करने के बाद आप पूरे एरिया में आप ही एक ऐसे संपन्न व्यक्ति हैं जो कि पूरे एरिया का सब चीज़ स्टॉक करके अपने पास रख लीजिएगा, पूंजी का संकेंद्रीकरण कर लीजिएगा। आप ही के पास एक एरिया में आप ही सिर्फ अमीर है, बाकी सब लोग कर ही नहीं है, डेवलप ही नहीं कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में राज्य को विशेष ध्यान देना है कि किसी एक व्यक्ति ही अमीर ना बना रह जाए और कोई विशेष व्यक्ति गरीब ही ना बना रह जाए, इस पर भी ध्यान देना है। पूंजी का संकेंद्रीकरण ना हो सके कि कोई एक व्यक्ति के पास बहुत पैसा है और बाकी के पास पैसा ही नहीं है, तो इस पर भी ध्यान देना है। ये आर्टिकल 39 क्लोज सी कहता है। आगे चलते हैं। अगला आर्टिकल 41 कहता है कि सभी व्यक्तियों को कुछ दशाओं में काम पाने का अधिकार है और लोक सहायता पाने का भी अधिकार है। मान लीजिए इसमें वो सारी चीज़ें आ जाती है, जैसे कि मान लीजिए कोई आर्मी से रिटायर्ड पर्सन है, वो कोई जॉब में अप्लाई किया, तो ऐसी परिस्थिति में उसको भी काम पाने का अधिकार है। लोक सहायता पाने का अधिकार कहने का मतलब जॉब के बाद जो रिटायरमेंट का पैसा वैसा मिलता है, वो सारी चीज़ें इसमें हम लोग कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 42, काम की मानवोचित दशाएं और प्रसूति सहायता पाने का अधिकार। मतलब किसी इंसान से तभी काम लेना है जब वो काम करने की योग्यता में होगा, दशा में होगा। अगर उसको ऐसा चीज़ है, मान लीजिए कि कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उसको छुट्टी देना भी है। मान लीजिए कोई बिहार पुलिस में कोई लड़की जॉब कर रही है, कोई बैंक में कोई जॉब कर रही है, कोई टीचर में जॉब कर रही हैं, ऐसी परिस्थिति में जो उनको छुट्टी देने का जो प्रावधान किया गया है वो किया गया है 26 सप्ताह का। अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी को छुट्टी देने का प्रावधान 26 सप्ताह है, उसमें से आपको जो है 18 सप्ताह बच्चे के जन्म से पहले छुट्टी देना है और 8 सप्ताह बच्चे के जन्म के बाद उनको छुट्टी मिलेगा बच्चे के देखरेख के लिए। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं आर्टिकल 43 कहता है कि न्यूनतम निर्वाह मजदूरी तय की जाएगी। ये जो 43 है, मैं ये जो 43 करवा रहा हूँ, ये मैं करवा रहा हूँ आपका सामाजिक आर्थिक न्याय सिद्धांत वाले में। गांधीवादी वाले में चलेंगे तो वहाँ अलग देखेंगे, वहाँ आर्टिकल 43 में कुटीर उद्योग वगैरह देखने को मिलेगा हमें। तो ये जो है 43 ये कहता है कि न्यूनतम निर्वाह मजदूरी, मतलब एक मिनिमम प्राइस आपको देना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा अगर आप किसी से काम लेते हैं तो। सरकारी रेट जो तय होगा, जो सरकार तय करेगी जो पैसा, वो पैसा आप अगर किसी भी व्यक्ति से काम लेते हैं तो आपको उतना देना पड़ेगा, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे कोई भी हो। क्लियर है? आगे चलते हैं आर्टिकल 45 की तरफ। तो 6 वर्ष तक की आयु के बच्चे की शिक्षा
एवं स्वास्थ्य की जिम्मेदारी जो होगी वो राज्य उठाएगी। आप लोग देखते ही होंगे कि 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य की जिम्मेदारी राज्य उठाएगी। आप लोग देखते होइएगा हर राज्य में मान लीजिए कहीं कहीं आंगनवाड़ी केंद्र पे वितरण वगैरह किया जाता है कि जो बच्चा है और कोई प्रेग्नेंट लेडीज़ वगैरह हैं तो उनके लिए भी खाने पीने के लिए राशन वगैरह दिया जाता है और विटामिन्स के टैबलेट्स वगैरह बांटे जाते हैं, है ना। शिक्षा के लिए छोटे छोटे कदम उठाए जा रहे हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आर्टिकल 45 के तहत की जा रही हैं। अगर मान लीजिए कहीं पे भी कोई भी राज्य सरकार इसके ऊपर काम नहीं कर रही है, आर्टिकल 45 का यूज नहीं कर रही है, तो क्या आप इसके लिए कोर्ट में जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि मैंने पहले ही आपको आर्टिकल 37 में कह दिया और भारतीय संविधान आर्टिकल 37 में डीपीएसपी के तहत कहता है कि ये जितने भी आर्टिकल हैं डीपीएसपी वाले 36 से 51 के बाद विवाद योग्य नहीं होंगे। आप इसको लेकर कोर्ट में नहीं जा सकते। क्लियर है? आगे चलते हैं आर्टिकल 46 की तरफ। आर्टिकल 46 कहता है कि सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए शिक्षा एवं अन्य आवश्यकताओं के लिए राज्य प्रयास करे। मतलब समाज में जो भी लोग सामाजिक आर्थिक तौर पे पिछड़े हुए हैं, जैसे कि SC ST लोग हो गए, चाहे OBC में भी बहुत सारे क्लासिफाइड हो गए हैं आजकल, और एक तो अभी ये भी आ गया है कि 10% आरक्षण में EWS कैटेगरी भी नया ऐड किया गया है कुछ हाल फिलहाल समय पहले। तो वैसे लोग जो भी सामाजिक आर्थिक तौर तरीके पे पिछड़े हुए हैं उनके लिए राज्य जो है क्या काम करेगा कि सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए शिक्षा के ऊपर उसको काम करना है और अन्य आवश्यकताओं के लिए प्रयास की जाएगी। मतलब वो उनको सही से प्रॉपर भोजन मिल पा रहा है, संतुलित आहार ले पा रहे हैं कि नहीं ले पा रहे हैं, उनके खाने पीने की व्यवस्था कैसे, उनके काम की व्यवस्था करनी है सरकार को। तो ये सारी चीज़ें पूरी जो है आर्टिकल 46 के तहत की जाएंगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज के जितने भी आर्टिकल्स हैं आपको समझ में प्रॉपर तरीके से आए होंगे। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या क्या चीज़ लैक लगा, क्या कहाँ क्या नहीं समझ में आया। बाकी आने वाले आगामी वीडियो में अभी लगातार 3-4 वीडियो ये पूरा डीपीएसपी पे मैं लाऊंगा, जो कि 36 से पूरा 51 तक के आप लोग को पढ़ाएंगे और वहाँ तक लेके जाएंगे। फिलहाल आज जो हमने देखा वो सामाजिक आर्थिक देखा। इसी तरीके से हम लोग गांधीवादी भी देखेंगे, बौद्धिक भी देखेंगे, विविध भी देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी आर्टिकल्स देखेंगे, है ना। तो आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पेज को फॉलो कर ले। मिलते हैं फिर से किसी नए वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।